प्यारे विद्यार्थियों, @Unique+ 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 12th की फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये 12th का चैप्टर नंबर 5 बोलें तो ये यहाँ से हम लोगों का यूनिट 2 शुरू होता है। क्या शुरू होता है? यूनिट 2 शुरू होता है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या ध्यान रखना है, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स अभी तक हमारा जो चार्ज था वो मूव नहीं कर रहा था। अब हमारा चार्ज क्या हो जाएगा? मूव करना शुरू करेगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कहाँ पहुंच रहे हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। ठीक है। मीन्स अभी तक हम लोग स्थिर विद्युत की पढ़ रहे थे और आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे विद्युत गतिकी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विद्युत गतिकी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जिसको हिंदी में कहा जा सकता है वैद्युत चालन। क्या कहा जाएगा? वैद्युत चालन कहा जाएगा। यूनिट सेकंड है और चैप्टर बोले तो चैप्टर नंबर क्या है आपका? 5 है। ओके, तो इस चैप्टर से हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। इसके मेन पॉइंट को देखेंगे। जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो आपको हेडिंग मिलेगी वहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक करंट। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है वैद्युत धारा। हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत धारा। इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोग सीखेंगे क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब इसके आधार पर सीखेंगे कि अगर हमारे पास में कोई सबस्टेंस है तो वो गुड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट होता है, कोई क्या होता है? एलिमेंट होता है, तो इस एलिमेंट को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। और वो हमारे 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला पार्ट हमारा होगा मेटल, दूसरा पार्ट हमारा होगा नॉन मेटल होगा एंड तीसरा पार्ट हमारा क्या होगा? सब मेटल होगा। ओके, तो ये आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब बात करनी है फ्री इलेक्ट्रॉन की या मुक्त इलेक्ट्रॉन की। तो एक्चुअल में होता क्या है? जैसे मान लीजिए ऐसा हमारे पास में कोई सबस्टेंस है। ठीक है। इस सबस्टेंस में हमने आपको बताया है, आप जानते भी होंगे कि ये परमाणुओं से मिलकर के बना होगा और इनके किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है या अंतर परमाणुविक अवकाश कहा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हमारा मेटल, नॉन मेटल या सब मेटल ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। किस कंडीशन में होते हैं? नॉर्मल कंडीशन, या बोले तो सामान्य अवस्था में होते हैं। तो इस अवस्था में इनके पास में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये सारे के सारे इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेंगे। किसकी भांति व्यवहार करेंगे? इंसुलेटर। जब इनको हम लोग क्या करते हैं? किसी स्रोत से कुछ ऊर्जा देते हैं, किसी स्रोत से कुछ ऊर्जा देते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया कि 20 वोल्ट की बैटरी लगा करके इनको एनर्जी देना शुरू किया। तो जैसे ही हम एनर्जी देते हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको बताना चाहें तो केमिस्ट्री हमारी ये कहती है कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की ऐसे सर्कुलर कक्षाएं होती हैं। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे तो इसके बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो नाभिक से थोड़ा दूरी पे होता है, वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। और फ्री होकर के वो इस परमाणु के अंतरा आणविक जो अवकाश होते हैं वहां पे घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जरा जान लेते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई ये जो मेटल होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा मेटल होता है, मेटल का अगर हम आयतन ले लें 1 मीटर क्यूब, कितना आयतन ले लें? 1 मीटर क्यूब का आयतन ले लें, तो हम जब स्रोत देंगे तो मेटल से नियरली कितना? 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। मीन्स अगर हमारे पास धातु का कोई ऐसा टुकड़ा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर है तो उसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब, यानी 10 की घात
29 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और वो फ्री होकर के अंतर परमाणविक अवकाश इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चलने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगती है। तो ये तो आई मेटल की बात। जब हम नॉन मेटल पे आएंगे, किस पे आएंगे? इन पे आएंगे, ये नॉन मेटल पे। तो जब हम नॉन मेटल पे आते हैं तो यहाँ ये जो 10⁹ है इसकी संख्या घट करके या तो बहुत कम हो जाती है और या फिर कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। इसके कारण ये इंसुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं या बैड कंडक्टर कहलाते हैं। सब मेटल की बात करते हैं तो ये टर्म एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, कब नहीं प्रवाहित होगी, क्यों? क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि मेटल क्यों कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई एक्सटर्नल स्रोत लगाते हैं तो मेटल के 1 मीटर क्यूब आयतन में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिससे ये सुगमता से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने लगता है। ठीक, तो ये हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब नॉन मेटल क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें संख्या बहुत कम हो जाती है। ठीक, अब हम लोग चलेंगे क्या, जो हमने हेडिंग लिखा है उसकी डिफिनीशन लिखेंगे और उससे फिर अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ में एक हेडिंग कभी कभी आ जाती है बाउंड चार्ज। मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ में एक हेडिंग आती है बाउंड चार्ज, उसको भी सुनते चलिएगा। क्या आता है? बाउंड चार्ज। और एक आता है फ्री चार्ज। एक क्या आता है? फ्री चार्ज। ठीक, अगर दोनों की हिंदी मैं आपको बताऊं तो इसको कहते हैं मुक्त आवेश। क्या कहते हैं? मुक्त आवेश। अब इसको कहते हैं बद्ध आवेश। क्या कहते हैं? बद्ध आवेश। चलो अब आवेश की बात ही हो रही है तो एक आवेश और होता है। क्या होता है? एक होता है भाई आपका फंडामेंटल चार्ज। क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज। ठीक, सीख लेते हैं इसको भी। फंडामेंटल चार्ज को हिंदी में कहते हैं मूल आवेश। कैसा आवेश? मूल आवेश। तो अगर आपसे कोई इन तीनों के बारे में पूछ रहा है, आप क्या बताओगे? बद्ध आवेश, मुक्त आवेश, मूल आवेश। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये ऐसा आवेश की ऐसी मात्रा है, मतलब ये सबसे छोटी मात्रा है। किसी भी चालक पर इससे कम आवेश कभी भी नहीं हो सकता है। या तो 0 होगा या फिर इससे कम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी न्यूनतम, अगर वो आवेशित है, ध्यान रखिएगा, अगर 0 हो गया तब तो वो भाई आवेशित ही नहीं होगा। यदि कोई चालक आपका आवेशित है तो उस पर कम से कम जो आवेश उपस्थित होगा उसी को मूल आवेश कहते हैं। और इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है। ओके, इतना आवेश कम से कम उस पर उपस्थित ही होगा। अब इसकी प्रकृति पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, ये डिपेंड करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ये आपका चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो यही आपका चार्ज क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। मुक्त आवेश पे चलते हैं। तो अभी जो हमने बताया कि स्रोत देने पर जब हमारी जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? कुछ इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देती हैं, फ्री कर देती हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो हमको आवेश मिलता है उसको क्या कहते हैं? मुक्त आवेश कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो वो आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। अब एक आयन पे जो आवेश उपस्थित होता है उस आवेश को क्या कहते हैं? बाउंड चार्ज कहते हैं या बद्ध आवेश कहते हैं। आशा करते हैं इतनी चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक, छोटी छोटी चीजें जो भी मिले उसको क्लियर करते हुए हमको चलना है। चैप्टर की ओर चलेंगे। चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है, विद्युत धारा। क्लास 10th में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि आवेश की गतिमान अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। किस अवस्था को? गतिमान अवस्था को। और किसकी गतिमान अवस्था को भाई? आवेश की, यानी चार्ज की गतिमान अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं? सिंपल वे में एक लाइन की परिभाषा लिखेंगे, आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब ये भाई फंडामेंटल क्वांटिटी है। विद्युत धारा आपकी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये भी लिख लीजिए। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित
करते हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन से क्या लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए कि माना किसी चालक में स्मॉल q आवेश स्मॉल t समय तक प्रवाहित हो रहा है, ठीक। माना किसी चालक में स्मॉल q आवेश कितने समय तक, स्मॉल t समय तक प्रवाहित हो रहा है। तो इस कंडीशन में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्मॉल I इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल q अपान t। I चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अब यदि आपसे कहें, क्या कहें कि यदि q इज इक्वल टू 1 कूलम और t इज इक्वल टू क्या है, 1 सेकंड है, तो आपका I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी I इज इक्वल टू मिलेगा 1 एम्पियर। I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 एम्पियर मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। अच्छा, अब लगे हाथों यदि आपसे कोई ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए हमें मुख्य रूप से कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तो ये कैलकुलेशन आपको करवा चुके हैं। क्या करवाए थे कि यदि 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना है तो आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। इस तरीके से अगर हम 1 एम्पियर की धारा प्राप्त कर रहे हैं तो 1 एम्पियर की जो हमारी धारा होगी वो 6.25 इंटू 10⁻18 प्रति इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने पर प्राप्त होगी। यानी इतने इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो हमको ये वाली धारा प्रवाहित हो। तो ये आपके चैप्टर का पॉइंट नंबर 1 था। ये आपके चैप्टर का क्या था, पॉइंट नंबर 1 था। ठीक, अब हम लोग चलेंगे इसके, ये पॉइंट नंबर आपका 1 था, पॉइंट नंबर 2 की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे, पॉइंट नंबर 2 की ओर चलेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है, जो अभी हमने आप लोगों को बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कामा श्रांतिकाल तथा अनुगमन वेग। इतनी चीजें आपको सेकंड पॉइंट में पढ़नी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं। अगर इसको हम अंग्रेजी में कहना चाहें तो ये जो लिखा हुआ है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कामा श्रांतिकाल को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, अनुगमन वेग को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक,
ये इतनी चीज़ें हमको इस हेडिंग में पढ़नी है। पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझेंगे? अभी हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई धातु का टुकड़ा है, तो इसमें होगा क्या कि जब कोई हम स्रोत देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उसमें ये ऐसे ऐसे जिग जैग मोशन करना शुरू कर देगा। हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जिग जैग मोशन करना शुरू कर देगा। तो जब ये शुरू करेगा, अब चूंकि परमाणु है, परमाणु के बीच का स्पेस इतना तो होता नहीं कि यहाँ 2-2, 4-4 किलोमीटर का स्पेस होता हो, इनके बीच के का स्पेस बहुत कम होता है। तो जैसे मान लीजिए दो चीज़ों के स्पेस, अभी आपने बॉल खेली हो, कभी कमरे में आपने गेंद खेला हो, और कमरे में जब आप गेंद उछाल देंगे तो क्या होगा, वो दीवारों से बार बार टकराएगी। क्या करेगी, दीवारों से बार बार टकराएगी। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगल बगल के एटम से बार बार क्या करते हैं, टकराते रहते हैं, बार बार क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। तो टकराने के दौरान जैसे मान लीजिए एक टक्कर इनकी यहाँ हुई, दूसरी टक्कर यहाँ हुई, इस दौरान इन्होंने जो रास्ता चूज किया, इस दौरान जिस रास्ते पे ये चले हैं उसी क्रमागत दो जो टक्कर होगी, उन दो टक्करों के लिए चली गई औसत दूरी को या चले गए औसत पथ को ही क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इन दो टक्करों के बीच में लगे हुए समय अंतरालों का, जब टक्करों के बीच लगे हुए समय अंतरालों का हम लोग औसत निकालेंगे तो उसी औसत को हम लोग क्या कहेंगे, श्रांतिकाल कहेंगे। अनुगमन वेग क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश वाहक जिस नियत वेग से गति करता है उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो सबकी परिभाषा हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से लिख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, दो इसमें लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ, अब इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पहली डिफिनीशन। दूसरी डिफिनीशन, श्रांतिकाल पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा टक्करों के बीच लगाया गया औसत समय, लगाया गया नहीं, लिया गया, लिया गया औसत समय, औसत समय क्या कहलाएगा भाई, श्रांतिकाल कहलाएगा। श्रांतिकाल कहलाता है। अब इसे किससे डिनोट करते हैं, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक, किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। अगली परिभाषा क्या है, अनुगमन वेग। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में इलेक्ट्रॉन अथवा कोई आवेश वाहक जिस नियत वेग से
गति करता है उसे अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं? अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? तो इसे BD से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये आपका था मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, श्रांतिकाल तथा अनुगमन वेग। एक बार फिर से समझ लेंगे। हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसके बीच में कंटिन्यू मूव करता रहता है। मोशन के दौरान क्या होगा कि वो एटम्स की दीवारों से या एटम्स से बार बार टकराएगा। टकराने के दौरान उसका रास्ता बार बार बदलेगा। तो अगर वो क्या कर रहा है, दो क्रमागत टक्कर वो ले रहा है, उस टक्कर के दौरान उसने जितनी माध्य दूरी या औसत दूरी चली होती है, उसी औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? उस औसत दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। टक्करों के बीच लिया गया जो समय अंतराल होता है उसका जो औसत निकाल लें उसी को श्रांतिकाल कहते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है? एक्चुअल में ये होता क्या है कि जब किसी चालक को किसी बैटरी से हम जोड़ते हैं, जब किसी चालक को हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो जो बैटरी का विभवांतर होता है वो उसको त्वरित करने का, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने का, एसिलेट करने का प्रभाव डालता है। और जब वो एसिलेट करना शुरू करता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत सूक्ष्म वेग होता है। ठीक है, तो यही जो सूक्ष्म वेग होता है, एक्चुअली होता क्या है कि जो बैटरी का विभवांतर होता है बहुत सूक्ष्म वेग देता है, जो कि इसकी जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसी को अनुगमन वेग कहा जाता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में इलेक्ट्रॉन अथवा कोई आवेश वाहक जिस नियत सूक्ष्म वेग से गति करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग अथवा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसीलिए इसको VD से प्रदर्शित किया जाता है, B फॉर वेलोसिटी, D फॉर ड्रिफ्ट। ओके, अब इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अथवा अनुगमन वेग में संबंध। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह को ही क्या कहते हैं? अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध। वैद्युत धारा में संबंध, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? अंग्रेजी में इसको कहेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हम E के ऊपर ऐसे देखो, E के ऊपर माइनस लगा के यस लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। और यदि हमने कहीं E की पावर केवल माइनस लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो ये नोटेशन आप लोग याद रखिएगा। ये हमारी हेडिंग है, ये हमारी क्या है? हेडिंग है। अंग्रेजी और हिंदी में हमने लिख दिया। अब इसको समझने का प्रयास करें। मान लीजिए हमारे पास में कोई ये चालक है, कोई ये क्या है? चालक है ऐसे। अब इस पे जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन है ये BD वेग से चल रहे हैं। किस वेग से चल रहे हैं? ऐसे BD वेग से ये क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ठीक, मान लीजिए हम कोई चालक है। अब इस चालक का जो ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये क्या है? A है। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? A है। ठीक, तो इस पे जो वैद्युत धारा लग रही है
इस दिशा में कोई वैद्युत धारा लग रही है। थ्योरी कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो थ्योरी की शुरुआत में थोड़ा सा एक लाइन का लैंग्वेज लिखेंगे कि किसी चालक तार में धारा की प्रबलता आवेश, धारा की जो प्रबलता होती है वो क्या किया जाएगा? आवेश प्रवाह, या ऐसा लिख लीजिए एक मिनट, धारा की प्रबलता उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक, निर्भर करती है। अब होगा क्या कि जब किसी चालक पर कोई विभवांतर लगाया जाता है, क्या किया जाता है? कोई विभवांतर लगाया जाता है, तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई उत्पन्न हो जाता है। ये थोड़ा सा थ्योरी था, हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं अपनी डेरिवेशन की ओर। डेरिवेशन की ओर चलेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे कि माना कोई चालक जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, में स्मॉल टी समय में स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। जब स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद में फिर हम लोग इसका डेरिवेशन कंप्लीट करने के लिए मानेंगे कि माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n व अनुगमन वेग BD है। अनुगमन वेग क्या है? BD है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब क्या कह रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, अनुगमन वेग BD है। अब इस चालक का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो कैपिटल ये हम लोग मान चुके हैं। तो हमसे अगर कोई पूछे कि इसके एकांक आयतन में n है, अब इसके पूरे आयतन में जो इसका पूरा आयतन हो, जैसे 1 सेकंड में हम निकालें कि 1 सेकंड में इसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे। क्या निकालें? 1 सेकंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? अतः ध्यान से देखिए, अतः चालक से
1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित आवेश की मात्रा नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फोटो देख कर। इसका वेग क्या है, bd है, इसका वेग क्या है, bd। ठीक, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है a, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है ये, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n। अब इसी बेस पे समझिएगा, जैसे ये bd वेग से जा रहा है, तो अगर हम पूछें कि 1 सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी होगी तो क्या हो जाएगी, bd हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 1 सेकंड में हम इसके द्वारा चली गई दूरी निकालें तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही जब 1 सेकंड में हम अनुगमन वेग के लिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा bd। अच्छा, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है a, तो a क्षेत्रफल और bd हो गया लेंथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया नया आयतन, क्या आ जाएगा, abd आ जाएगा। हमारे पास आयतन क्या हुआ, abd हुआ। जब हम एक आयतन यानी एकांक आयतन लेते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। अब हम इतना आयतन ले लिए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, n ये और bd हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n ये bd हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आयतन गुणे एक एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आयतन क्या होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये है, bd उसका स्पीड है, तो 1 सेकंड में ये bd लेंथ क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, तो ये हो जाएगा n ये bd। क्या हो जाएगा, n a bd। ओके, अब ये जब n a bd हो गया तो चूंकि हमारा आवेश जो प्रवाहित हो रहा है t सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, देयरफॉर t सेकंड में चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 सेकंड में इतना है, t सेकंड में क्या हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो गया, n a bd और इनटू में t हो गया। ओके, अब हम निकाल लें आवेश की मात्रा। अतः t सेकंड में आवेश की मात्रा, t सेकंड में किसकी मात्रा, आवेश की मात्रा। तो t सेकंड में जो आवेश की मात्रा q होगी, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो क्या हो जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, ध्यान से देखिएगा, कुल आवेशों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n a bd t, और 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है स्मॉल e होता है, तो ये हो जाएगा n e a bd t हो जाएगा। q इज इक्वल टू, अब हम लोग यूज कर लें क्या, समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 का यूज करेंगे तो I बराबर q बाई टी था, q की जगह हो जाएगा n e a bd t अपान t, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू मिलेगा n e a b सफिक्स में t। यही क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, जहां I क्या है, विद्युत धारा है, BD क्या है, अनुगमन वेग है। ठीक, तो एक्चुअल में ये जो लाइन है, इस लाइन को अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। अगर कोई चालक किसी भी स्पीड से जा रहा है और 1 सेकंड में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो इसकी स्पीड के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड। अब स्पीड मान लीजिए इसने BD दूरी तय की और इसका क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल से निकल रहा है वो क्षेत्रफल A था, तो इसका इस लेंथ का इस क्षेत्रफल का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको आयतन मिल जाएगा। हमसे कहा गया था कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। अब आयतन अगर हमारे पास में क्या हो गया, A हो गया और इंटू BD हो गया, तो इस आयतन में अब जैसे 1 का मूल्य कुछ हो और आपको 10 का मूल्य निकालना हो तो आप 10 में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बस हमको जो है करेक्ट वैल्यू मिल गई। तो ये आपका क्या हो गया, वैद्युत धारा में और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए। क्या जान लीजिए, कभी कभी आ जाता है कि माना किसी चालक की आ जाता है, माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल l है, चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल l है, और स्पीड
आवेश वाहक की स्पीड, आवेश वाहक की चाल b है, तो उसमें वैद्युत धारा निकालनी है। धारा, अब धारा के लिए हम लोग एक का एक्सप्रेशन जानते हैं, I बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। अच्छा, यहाँ से निकालें तो B इज इक्वल टू क्या होगा, L बाई टी होगा। भाई जैसे t समय में धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे t समय में स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अब यहाँ से देखो t की वैल्यू निकाल लो तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपान B हो जाएगा। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपान B, यहाँ पे रख दो। I इज इक्वल टू क्यू अपान L अपान B, ये भी ऊपर चला जाएगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी अपान L। यानी कि यदि हमको किसी चालक की लंबाई और उस चालक में प्रवाहित आवेश की स्पीड दिया हो तो हम लोग वैद्युत धारा के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तब हम लोग यूज करेंगे I इज इक्वल टू क्यू बी अपान L यूज करेंगे। एक ये फार्मूला हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कैसा आ जाता है, इसको इरेज किए दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी न्यूक्लियस के चारों ओर इतना चक्कर लगा रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, या इस स्पीड से चक्कर लगा रहा है। आर त्रिज्या के गोले पे, त्रिज्या के गोले पे में स्मॉल बी चाल से गति कर रहा है, चाल से गति कर रहा है। अब आपको धारा निकालना है, क्या निकालना है, धारा निकालना है। तो धारा निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसका आवर्तकाल फाइंड करेंगे। तो आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई आर अपान बी हो जाएगा। और यहाँ से एक चक्कर में लगने, एक चक्कर जैसे ही हमको आवर्तकाल पता चल गया तो हम क्या निकालेंगे कि अब एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है, तो एक चक्कर यानी इसका n निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी 1 अपान टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b अपान 2 पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b अपान 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान टी हो जाएगा, b अपान 2 पाई आर हो गया। अब ये क्या हो गया, एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतनी बार घूमेगा, कितनी बार घूमेगा, एक सेकंड में। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हमको यही तो बताती है कि एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ जब आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी तो हमारा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकंड में चक्करों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और फिर क्योंकि समय भी हमारे पास एक सेकंड है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। Q का मान क्या हो जाएगा, एक सेकंड में चक्करों की संख्या b अपान 2 पाई आर, और इनटू में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ही, समय एक है तो एक हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE अपान 2 पाई आर। तो ये भी फार्मूला आपको क्वेश्चन लगाने के लिए यूज करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। किस टॉपिक पर चलेंगे, अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक पर जब चलेंगे तो अगला टॉपिक हमारा है धारा घनत्व। अगले टॉपिक का क्या नाम है, धारा घनत्व। अंग्रेजी में इसको कहते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक, इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। करंट डेंसिटी जैसे धारा घनत्व, आप यहाँ पे जो डेंसिटी लिखा हुआ है, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब यहाँ पे जो हमारी करंट फ्लो हो रही होगी वो किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही होगी और उस कंडक्टर का कोई ना कोई एरिया होगा। क्या होगा, कोई ना कोई एरिया होगा। तो किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, किसी चालक तार में किसी बिंदु पर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा
अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे जे से, स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जे इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपान ए। आई का वैल्यू क्या होता है भाई? आई की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की है, यानी ई ए बी डी अपान ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई बी टी। जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई बी टी हो जाएगा। अच्छा, धारा घनत्व का मात्रक, अगर हम जे का मात्रक देखें तो जे का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा? आई का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अगर हम जे की बीमा निकालें तो बीमा क्या हो जाएगा? एम्पियर की बीमा, एम्पियर की बीमा एम्पियर होगी, एम्पियर की बीमा क्या हो जाएगी? एम्पियर होगी। ठीक। अब मीटर स्क्वायर की बीमा क्या हो जाएगी भाई? मीटर स्क्वायर की बीमा क्या हो जाएगी? ऊपर जाएंगे तो यल माइनस टू, यानी ये हो जाएगा यल माइनस टू ए, इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक। तो ये था आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक में किसी बिंदु पर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत होकर गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। अगली जो हेडिंग आएगी वो आपकी क्या आएगी? गतिशीलता। क्या आएगी? गतिशीलता आएगी। इसको कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं? ठीक। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी जैसे अभी हमने आपको बताया कि जब भी हम पोटेंशियल लगाएंगे, जैसे ही पोटेंशियल लगाएंगे तो चालक के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब कोई चालक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है, तो प्रति एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वो जिस अनुगमन वेग से गति करेगा, उसी अनुगमन वेग को हम लोग क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। तो गतिशीलता परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एकांक वैद्युत क्षेत्र में, या ऐसे लिख लीजिए, किसी चालक की गतिशीलता, किसी चालक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है, वह अनुगमन वेग है, किसी चालक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो चालक द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, चालक द्वारा किसमें? एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे। तो ये हो गया म्यू। अब ये कह रहा है कि अनुगमन वेग, कैसा अनुगमन वेग? प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में। अगर वैद्युत क्षेत्र ई है, अनुगमन वेग बी डी है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी अपान ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डी अपान ई हो जाएगा। इसके बाद में सिंस अभी हमने क्या पढ़ा है? जे इज इक्वल टू एन ई बी डी, तो यहाँ से बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे अपान एन ई हो जाएगा। भाई यहाँ पुट कर देते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू हो गया जे अपान एन स्मॉल ई कैपिटल ई। ध्यान रखिएगा, दोनों ई आया है, स्मॉल ई और कैपिटल ई। ये आपकी फिजिक्स है, अंग्रेजी नहीं है, जिसमें अक्षर की वैल्यू सिर्फ स्मॉल और कैपिटल में चेंज हो जाए। स्मॉल ई आपका फंडामेंटल चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। और यहाँ पे कैपिटल ई आपका क्या है? कैपिटल ई है उस चालक के चारों ओर जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपका हो गया म्यू। ये आपका क्या हो गया? म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्या मिला? जे एन ई।
एन स्मॉल ई कैपिटल ई। अब इस जे का मात्रक क्या होगा, म्यू का मात्रक क्या होगा, तो म्यू का मात्रक निकाल लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में म्यू की बीमा फाइंड कर लीजिए, म्यू का मात्रक। तो अगर हम यहाँ से मात्रक निकालें, कहाँ से, यहाँ से, बी डी का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। अब ये जो हमारा ई है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ, अच्छा ई का एक मात्रक और है, ई बराबर होता है बी अपान एल वोल्ट प्रति मीटर, ठीक। तो ये हो गया क्या, ये हो गया वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या निकला, ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये प्रति, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक। ये इसका मात्रक हो गया, ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब म्यू की बीमा निकाल लें, म्यू की बीमा, तो ध्यान से देखिएगा बीमा कैसे निकालेंगे। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, बी डी। अब बी डी की बीमा मीटर पर सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। अब क्या बचा, ये हमारा बचा ई, ई को हम एफ अपान क्यू नॉट लिख सकते हैं। एफ की बीमा होगी एम एल टी माइनस 2, और क्यू नॉट की बीमा क्या होती है, ए टी होती है, ऊपर जाएगा ए माइनस 1 और टी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। सबको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया यम, अब ये क्या हो गया, यल टू टी माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1, कितना हो जाएगा भाई, माइनस 1 माइनस 2 टी माइनस 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए माइनस 1। ये इसकी बीमा हो गई। तो म्यू की बीमा क्या निकल करके आई, म्यू की बीमा जो है ये निकल करके आई। अब नेक्स्ट हेडिंग पर हम लोग चलेंगे इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर की जब हम अगली हेडिंग पर चलेंगे, तो अगला हेडिंग हमारा आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हो। क्या कहते हो, वैद्युत प्रतिरोध कहते हो, ठीक। पहले समझ लेंगे फिर परिभाषा लिखेंगे। प्रतिरोध होता क्या है, प्रति अवरोध, प्रति अवरोध मीन्स वैद्युत धारा अगर किसी चालक में प्रवाहित हो रही है, तो उसके मार्ग में जो कारक ऐसा हो अवरोध उत्पन्न करे, उसी अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल एक लाइन में लिख लेंगे कि वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को, अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर, उसके सिरों के विभवांतर, सिरों के विभवांतर बी व प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। प्रवाहित धारा स्मॉल आई के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू होगा B अपान आई। ठीक, इसका जो मात्रक होता है
ऐसे लिख बनाया जाता है और इसको कहते क्या हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, OHM कहते हैं। ये हो गया मात्रक। अगर हमें इसकी बीमा लिखनी है तो बीमा कैसे लिखेंगे, बी। अब अगर मान लीजिए आपको बी की बीमा डायरेक्ट नहीं पता है तो आप इतना जानते होंगे, बी बराबर होता है W/Q। W की जो बीमा है वर्क है, ML2T-2 हो जाएगी। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। सब ऊपर जाएगा तो ML2T-3 और A-1 हो गया। ठीक। और इसके बाद में यहाँ I भी लगा हुआ है तो बटे इसको जब हम I से करेंगे तो A हो जाएगा, फिर A की ऊपर जाएगा तो ये -1 है, -2 हो जाएगा। तो R की बीमा क्या हो जाएगी, R की बीमा हो जाएगी ML2T-3 A-2। ये क्या हो जाएगी, R की बीमा। ओके, तो ये आपका हो गया प्रतिरोध। ठीक, क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध जब आप पढ़ लेंगे तो प्रतिरोध के बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी वो आपका आएगा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध आएगा। अच्छा, इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक जब भी आपको विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पढ़नी होती थी तो आप कहते थे किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, उसके चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर ऐसे करते थे L/A, और जब इसको हटाते थे तो R क्या मिलता था, ρL/A। जहाँ हम लोग लिखते क्या थे कि ρ एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आज हम आपको विशिष्ट प्रतिरोध की एक नई परिभाषा से अवगत कराने वाले हैं। कैसे अवगत होंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। देखो, किसी पेन का कलर चेंज कर दिया जाए। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने के दौरान, धारा प्रवाहित, या ऐसे लिखिए सिंपल वे में एक लाइन की परिभाषा लिखिए। किसी चालक का उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र एवं धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र एवं धारा घनत्व के अनुपात, किसको, वैद्युत क्षेत्र एवं धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो = क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र अपान धारा घनत्व। ठीक, अब एक छोटी सी लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यदि चालक की लंबाई स्मॉल l, यदि चालक की लंबाई क्या हो, स्मॉल l, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A,
चालक की लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल E तथा विभवांतर B हो तो, विभवांतर B हो तो। अब देखिए भाई, इतनी चीज़ें हमको मिल गई, तो यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? E इज इक्वल टू हो जाएगा B अपान L और J इज इक्वल टू हो जाएगा I अपान E। दोनों का यूज इस समीकरण में कर लेते हैं। दोनों का यूज जब इसमें करेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या मिला? रो इज इक्वल टू मिला B अपान L और ये मिला I अपान A। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ये हो गया B अपान I अब इंटू L अपान ये। यही भाई जो B अपान I है, इसी को तो हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या मिला? R L अपान A। ठीक, क्या मिला? R L अपान A मिला। इसका जो मात्रक होगा ये होगा ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। अब इसकी जो बीमा होगी, रो की बीमा, रो की बीमा, तो रो की बीमा केवल क्या, देखो भाई, m L2 T-3 A-1। किसकी बीमा आई है? R की। R की बीमा क्या आई है? m L2 T-3 A-2 आई है। ओके, अब यहाँ जब चलेंगे, इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? ओम मीटर इनवर्स। तो मीटर एक बार और इनवर्स है। मीटर जब ऊपर जाएगा, जैसे इसकी बीमा क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, m L2 T-3 A-2, m L2 T-3 A-2 है। अब बच्चे वो नीचे क्या होगा? L-1 होगा। L-1 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 ना होकर के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ML3 T-3 A-2 आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। ओके, तो हमने प्रतिरोध सीखा। क्या सीखा? प्रतिरोध। प्रतिरोध के बाद में हमने क्या सीखा? विशिष्ट प्रतिरोध। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग सीखेंगे चालकता। नेक्स्ट लाइन में क्या सीखेंगे? चालकता। चालकता और विशिष्ट चालकता दो चीज सीख लेंगे। इसके बाद इस चैप्टर की बची हुई शेष चीजों को हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक, तो अगली हेडिंग क्या है? चालकता, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। ठीक, अब कंडक्टिविटी क्या होता है? सिंपल परिभाषा है आधी लाइन की, कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसको? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है, कोई चालक है और उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके व्युत्क्रम को? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो चालकता होगा, चालकता को C से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आपका जो C होगा क्या? C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R। इस तरीके से इसका जो मात्रक होगा ओम इनवर्स होगा, जिसको महो भी कहा जाता है और साइमन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइमन भी कहा जाता है। क्या क्या? ओम कहते हैं, महो कहते हैं, ओम इनवर्स कहते हैं, महो कहते हैं, और क्या कहते हैं? साइमन कहते हैं। तो ये आपका हो गया चालकता। चालकता के बाद में फिर अगली जो डेफिनेशन आएगी वो क्या आएगी? विशिष्ट चालकता आएगी। क्या आएगी? विशिष्ट चालकता। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा गया, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे। ठीक, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता
कहते हैं। ठीक, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कुछ बच्चों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में इसका नोटेशन कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे, और उसका नाम दिया गया है कप्पा। क्या नाम दिया गया है? कप्पा, KAPPA। ठीक है, तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। ठीक, अब ये आगे चल करके सिग्मा इज इक्वल टू, क्योंकि रो बराबर क्या होता है? RL/A होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू, जैसे रो इज इक्वल टू अभी हमको क्या मिला था? RL/A मिला था, तो इसका जब रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A/RL हो जाएगा। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? इसे ओम मीटर इनवर्स उसका मात्रक हो रहा था, इसका मात्रक क्या हो रहा था? ओम मीटर इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर हो जाएगा या महो मीटर हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने चालकता प्रतिरोध सीखा, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, धारा घनत्व, गतिशीलता, अनुगमन वेग, अपवाह वेग, श्रांतिकाल, और श्रांतिकाल के साथ साथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ, धारा के बारे में सीखा है। अब इस क्लास में जो बचे हुए टॉपिक हैं वो आपका ओम का नियम है, ओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ है, गत्यात्मक प्रतिरोध है, साथ में वैद्युत शक्ति है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।